हेलो साथियों, मैं अमरदीप का ध्यान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत, जय ससुराल वालों की। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे पर्सनल लोन के बारे में। किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से आपने पर्सनल लोन लिया है तो वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपका मैक्सिमम क्या कर सकता है, आपके साथ मैक्सिमम बुरा क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा वो क्या उखाड़ सकते हैं अगर आपने उनकी ईएमआई नहीं दी किसी कारण से। साथियों, अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं, तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं लगभग 1,500 वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को अगर लोन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी समस्या अगर आ रही है तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। साथियों, अगर आपने कोई किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से अगर आपने कोई अनसिक्योर लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखा है या बिजनेस लोन ले रखा है, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन लगभग सिमिलर हैं, लगभग मिलते जुलते हैं, क्योंकि इनमें आपने कोई सिक्योरिटी नहीं रख रखी है। साथियों, अगर आपका कोई ऐसा लोन चला हुआ है किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से और आपने उस पर मोराटोरियम लिया था आज से लगभग 2.25 साल पहले, जब सारा देश बंद हो गया था 25 मार्च 2020 को, अगर आपने उस ड्यूरेशन में, उस पीरियड में अगर आपने मोराटोरियम लिया, अपनी किस्तों को स्टॉप किया है, तो बहुत से आदमी हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ते हैं, उनको अब पता लग रहा है कि उनके साथ ठगी की जा रही है। लोगों को फ्लैक्सी के नाम पे लोगों से इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। कुछ एनबीएफसी कंपनियों ने गैर कानूनी तरीके से उनको बहका के 2 साल अब वो किस्तें देने के बाद उनकी 50% उनकी ईएमआई कर दी गई थी या 40% ईएमआई कर दी गई थी। उनको ये बोला गया था भाई आपको कोरोना काल की वजह से छूट दी जा रही है। 40% उनकी ईएमआई कर दी थी, लेकिन वो ईएमआई क्या थी? वो इंटरेस्ट था। मैं नहीं समझता कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी क्लाइंट के साथ इतनी ठगी करेगा इनलीगल तरीके से। वो क्या था, लीगल काम को इनलीगल तरीके से करवाया गया। लोगों को यह बताया गया उनके चवन्नी छापों के द्वारा कि आपकी ईएमआई कम कर दी गई है। उसके दिमाग में आम आदमी के क्या है, भाई ईएमआई कम कर दी, जितने 40% मैं पैसा भरूंगा बाद में उसमें लेस हो जाएगा। अब उनको 2 साल के बाद पता लग रहा है कि वो 40% तो गया भंग के बाड़े में, इन्होंने तो ब्याज लेना शुरू कर दिया था, इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। अब वो उतने साल की ईएमआई आज भी देनी है। या कुछ आदमियों ने जिन्होंने 6 महीने का मोराटोरियम ले लिया था, उनको आज पता लग रहा है कि 5 साल का उनका लोन था जो अब 7 साल का कर दिया गया, 24 किस्तें बढ़ा दी गई हैं 6 की जगह। ये क्या करते हैं, वो जो आपने 6 ईएमआई इनकी रोकी थी उनका 5 साल का ब्याज लगा दिया इन्होंने। भाई ये तो आदमी 5 साल के बाद हमारे पैसे देगा, 5 साल का ब्याज लगा दिया। ऐसा किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास कोई भी ऐसे राइट्स के अधिकार नहीं है कि आपकी सहमति के बिना वो उसको टर्नओवर को बहुत ज्यादा बढ़ा दे। अगर ऐसा ये कर रहे हैं और तो आप कंज्यूमर कोर्ट में इनके खिलाफ जा सकते हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आई आज तक, जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, मीडियम फैमिली का है, मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी है, वो क्या टैक्स भरने के लिए पैदा हुआ है क्या? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हर आदमी टैक्स पे कर रहा है। साबुन खरीद रहे हैं, चीनी खरीद रहे हैं, पत्ती खरीद रहे हैं, नमक खरीद रहे हैं, हर चीज के ऊपर जीएसटी लगा हुआ है। अगर कोई आदमी ये सोच रहा है मैं तो टैक्स पे ही नहीं कर रहा, वो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा है। जन्म से लेके मरण तक टैक्स पे किया जा रहा है। जब बच्चे का जन्म होता है, जहां हॉस्पिटल में होता है, अगर प्राइवेट में हो रहा है तो वहां पे भी जो बिल बनता है वो जीएसटी लगी हुई है। जो दवाई मेडिसिन जो वो लेता है, जो उसके लिए लिखी जाती है, उस पे भी जीएसटी लगी हुई है। अब वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, स्कूल में जा रहा है, स्कूल फीस पे भी जीएसटी है। फिर वो कोई बुक्स खरीद रहा है तो उसके ऊपर भी जीएसटी है। ड्रेस ले रहा है उसके ऊपर भी पीछे से जीएसटी लग के आई हुई है। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, साइकिल लेगा, उसके ऊपर भी, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, स्कूटर मोटरसाइकिल लेगा, उसके ऊपर भी, फिर और बड़ा हो जाएगा, ब्याह शादी हो जाएगी या नई भी होगी, अगर कोई गाड़ी ले ली नई या पुरानी, उसके ऊपर भी जीएसटी लगा हुआ है।
फिर वो नई गाड़ी ले ली तो वो उसकी आरसी बनवाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसके ऊपर भी जीएसटी है। पेट्रोल डीजल की गाड़ी लेगा, उसके ऊपर भी जीएसटी लग के आया हुआ है। फिर वो जब गाड़ी को सड़क पे चलाएगा, हाईवे पे चलाएगा, टोल लगा हुआ है, वहां पे भी जीएसटी, वो टैक्स भर रहा है। और जब वो अपनी उम्र पूरी करके हरिद्वार जाएगा तो अगर वो हिंदू है, जब उसका संस्कार किया जाएगा, जो भी उसके ऊपर सामग्री लगेगी उसमें संस्कार में, उस सब के ऊपर पहले से जीएसटी लगा हुआ है। बस एक छूट मिली हुई है जो मुझे समझ में आती है मीडियम फैमिली को, जब वो हरिद्वार चला जाएगा, उसके फूल चले जाएंगे, उसकी अस्थियां हरिद्वार जाएंगी, तो वहां पे पंडों ने, हरिद्वार में जो पंडे बैठे हैं, जो उसकी एंट्री करते हैं, भैया आदमी पूरा हो गया, उन्होंने जीएसटी नहीं लगा रखा है। उनको जो पैसा हम देते हैं वो प्यार से अपनी जेब में, यजमान का अपना समझ के उसको रख लेते हैं निस्वार्थ भाव से। वो जीएसटी ले रहे हैं। बाकी कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां टैक्स मध्यम वर्गीय परिवार को नहीं दिया जा रहा है। और बहुत से बैंक, एनबीएफसी कंपनियां हर घंटे 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अगर वो 8 घंटे काम कर रहे हैं तो 800 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। जो कोई एक लोअर मीडियम फैमिली का है, मध्यम वर्गीय परिवार का है, वो आदमी 800 रुपए 1 घंटे के, तो क्या 8 घंटे में भी 800 रुपए कमा नहीं पा रहा है। वो आदमी जो जी बैंक, एनबीएफसी कंपनी है, वो 1 घंटे में 100 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और वो आदमी 1 घंटे में 100 रुपए भी नहीं कमा पा रहा है। सारे दिन 8 घंटे काम करके उसको 800 रुपए नहीं मिल पा रहे हैं। सब महीने के वो 24,000 रुपए नहीं कमा पा रहा है। तो कब तक आम आदमी का खून निचोड़ा जाएगा? उसके खून की वैल्यू कुछ नहीं है। और जो ये पूंजीपति हैं, इनको अगर पसीना भी आए तो आसमान सिर पे उठा लेते हैं। साथियों, अगर आपके साथ कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी गलत कर रही है तो आपके पास पूरे राइट्स और पूरे अधिकार है आपको कंज्यूमर कोर्ट में जाने के। कंज्यूमर कोर्ट कहाँ है? लोग पूछते हैं, अरे आपकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, जो आपकी लोकल डिस्ट्रिक्ट, अगर आप गांव में रहते हैं, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट लगती है, वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसी के अंदर ही कंज्यूमर कोर्ट है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में ही रहते हैं, शहर में रहते हैं, तो आपके शहर के अंदर ही डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर कोर्ट है, जहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहां पे आप इनके खिलाफ केस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी और क्या करता है अगर आपका कोई पर्सनल लोन डिफॉल्ट हो जाता है? सबसे पहले तो चवन्नी छाप आने लग जाते हैं, फोन आने लग जाते हैं, जीना दुबार कर देते हैं। उसके बाद नोटिस भेजते हैं धड़ाधड़, 99% फेक नोटिस भेजते हैं आपके पास। अगर चवन्नी छाप तंग कर रहे हैं तो गाड़ी ट्रेनिंग डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख ले। चवन्नी छाप कभी जिंदगी में आपके बार में नहीं आएंगे। दुकान में, फैक्ट्री में, मकान में, या जो भी आपका फ्लैट है, जिस भी चीज पे आपने लोन ले रखा है, वहां कभी नहीं आएंगे। हाँ, नोटिस भेज रहे हैं तो फेक नोटिस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देखने, आपको पता लग जाएगा फेक है क्या जेन्युइन है। जेन्युइन नोटिस भी कई भेज रहे हैं 1%। वो उनका वकील भेज रहा है, रिकॉल नोटिस है, वो कानूनी रूप से धमकी दे रहा है कि भाई मेरे सारे पैसे दो। जो इनके वकील का नोटिस है उसका आप जवाब दो या ना दो, वो मैंडेटरी नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि आपने उसका जवाब देना ही देना पड़ेगा। उसके अलावा ये क्या करते हैं, आपके ऊपर चेक बाउंस का केस कर सकते हैं अदर स्टेट में जाके। उसकी कोर्ट की अवमानना ना करें। सबसे पहले अगर आपके पास चेक बाउंस का नोटिस आ रहा है तो आप ई कोर्ट लोड कर लें अपने फोन में, और ई कोर्ट लोड करके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि सारे देश की कोर्ट जो है ऑनलाइन हो चुकी है। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके ऊपर केस हुआ भी है क्या नहीं, क्योंकि 99% ये चवन्नी छाप वो फेक नोटिस भी भेज रहे हैं, कोर्ट का भी फेक बना के भेज रहे हैं। तो ई कोर्ट में आपको पता लग जाएगा। अगर वो हुआ है तो उसको कोर्ट की अवमानना ना करे, नहीं तो इसमें जेल भी हो सकती है। इसके अलावा ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। सोल आर्बिट्रेटर का आपके पास नोटिस आता होगा। सोल आर्बिट्रेटर है क्या चीज? भाई, जब आप किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से कोई लोन लेते हैं तो आप एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। उसमें 50 तरह के क्लोज लिखे रहते हैं, 50 तरह की शर्तें लिखी रहती हैं, जो सारी उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पक्ष की होती हैं, आपके पक्ष की एक भी नहीं होती। उसमें एक क्लोज होता है, भाई किसी कारण से अगर आपने लोन की ईएमआई टाइमली नहीं दी, जितना टर्नओवर है उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में, तो आपके ऊपर आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की जाएगी। एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाएगा उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी द्वारा, जिसको अगर एक नियुक्त किया जाएगा तो अगर वो बैंक या एनबीएफसी कंपनी उसको नियुक्त करेगा तो उसको बोलते हैं सोल आर्बिट्रेटर।
अब जो वो सोल आर्बिट्रेटर है वो आपका क्या कर सकता है? वो ज्यादातर मेरे देखने में आया कि सोल आर्बिट्रेटर जानबूझ के 1000 किलोमीटर दूर आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं ताकि आप वहां पे टाइमली पहुंच ही ना पाओ। आप दिल्ली रहते हैं मुंबई कर देते हैं, मुंबई रहते हैं गुजरात कर देंगे, गुजरात रहते हैं तो केरला कर देंगे, अदर स्टेट में करते हैं ताकि वो आदमी टाइमली पहुंच ना जाए। अब वो आर्बिट्रेटर जो है वो उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी तो नियुक्ति किया है और हम उसका पैसा किसी भी कारण से अगर दे नहीं पा रहे हैं तो वही तो कातिल है और वही भगवान है भाई। उसी कंपनी ने तो उसको नियुक्त किया है, वही हमें मार सकता है और वही हमें बचा सकता है। वो बचाएगा क्यों? अब ऐसा नहीं है कि आर्बिट्रेटर कुछ भी आदेश दे सकता है। हां, दिक्कत परेशानी कहां आती है? अगर आपने आर्बिट्रेशन को एक्सेप्ट ही नहीं किया, आपने उसको गए नहीं वहां पे ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसको मतलब आपने उसको कंसिडर ही नहीं किया, इग्नोर कर दिया, तो आपके खिलाफ एक सारी प्रोसेसिंग करके उसकी आपके खिलाफ आदेश दे सकता है, उसको अवार्ड बोलते हैं। अगर आपने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, आप चले भी गए, मैंने तो आज तक कभी भी ग्राहक के हित में फैसला आता हुआ नहीं देखा। जो वो फैसला देता है, जो वो डिसीजन देता है, बैंकिंग की भाषा में उसको अवार्ड बोलते हैं। वो अवार्ड मैंने आज तक हमेशा ग्राहक के खिलाफ ही जाते हुए देखा है, एक्स पार्टी होते देखा है, कभी भी ग्राहक के हित में जाते हुए नहीं देखा, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्राहक पहले ही गलत है कि वो पैसे ही नहीं दे पा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर उसने आर्बिट्रेटर ने आपके खिलाफ अवार्ड दे दिया, क्योंकि एक चीज पहले आप समझे भाई, जिस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से हमने लोन लिया और उसको उसने नियुक्त किया है, उसको यह बताना पड़ेगा कि उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी के साथ उसके क्या रिलेशन है, क्या उसके संबंध है आर्बिट्रेटर के। क्योंकि अगर मान लो मेरी किसी आदमी के साथ लड़ाई है और उसी को जज बना दे, अरे यार वो तो मेरे खिलाफ ही फैसला देगा भाई। उसी के साथ मेरी लड़ाई हो रही है और उसी को जज बना दिया, वो ही सुनवाई करेगा, अपनी भी और हमारी भी। वो तो फिर फैसला तो मेरे खिलाफ ही आना है। जज का मतलब क्या है? जज करना और डिसीजन निष्पक्ष देना। अगर उनने आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करके अवार्ड पारित कर दिया है तो भी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट 1996 के तहत वो आपके ऊपर कार्रवाई कर रहा है। लेकिन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सोलेशन एक्ट 1996 के तहत ही सेक्शन 34 आपको ये राइट्स देता है, ये अधिकार देता है कि आप उसके जो उसने अवार्ड पास किया है उसके में आप स्टे ले सकते हैं। आप अपने एडवोकेट से, जो भी आपके लीगल एडवाइजर है, उनसे मिलकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। डरे घबराए नहीं तो अगर ये अवार्ड पास कर रहे हैं उसके बाद ये कोर्ट में जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अवार्ड पास करके आपकी मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाने को उड़ा देंगे, ऐसा नहीं किए कर सकते। लेकिन ये कोर्ट में जाएंगे। अगर आप कोर्ट में जा ही नहीं रहे तो इसका मतलब तो फिर कोर्ट की तो जो प्रक्रिया है वो वैसे ही हो रही है, आप उसको इग्नोर ही कर रहे हैं। आप उसको इग्नोर ना करें, कोर्ट की अवमानना ना करें। कोर्ट की अवमानना अगर आप करेंगे तो आप न्यायिक हिरासत में जा सकते हैं, आपको जेल हो सकती है। अगर कोर्ट की अवमानना नहीं करेंगे, भले ही आपके ऊपर मैक्सिमम इनके पास हथियार जो है 138 का है, चेक बाउंस का। यह आर्बिट्रेटर साटर कुछ नहीं है, यह कुछ नहीं पुंजड़ पाड़ सकते। ज्यादा से ज्यादा चेक बाउंस का केस करेंगे। चेक बाउंस का केस अगर कर भी दिया तो तुरंत प्रभाव से आपको जमानत मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी। भले इन्होंने 1000 किलोमीटर दूर किया हो या 5000 किलोमीटर दूर किया हो आपके घर से, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक कानून एक ही है। पहले कुछ कानून जो थे जम्मू कश्मीर में वो लागू नहीं थे, अब मोदी साहब ने धारा 370 हटा दिया। अब सारे देश में सब संविधान के सारे कानून वहां लागू हो गया। और 138 तो उस टाइम भी वही सेम था, और जम्मू कश्मीर में भी और केरला में भी, गोवा में भी, गुजरात में भी, सब जगह सेम था, जो आज भी सेम है। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स जाने, अपने अधिकार जाने, तो आपका डर स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चवन्नी छापों ने करोड़ों आदमियों को मरने के लिए मजबूर कर दिया, सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। और मुझे बताते हुए बड़ा खुशी का आभास हो रहा है कि लाखों आदमियों को अमरदीप का ध्यान बचा चुका है। क्योंकि जब लोग हमारी वीडियो देखते हैं तो उनकी साथ के साथ काउंसलिंग होती रहती है
उनका तनाव जो है, जो डिप्रेशन जो है, वो उससे बाहर निकल जाते हैं, उनको अपने राइट्स और अधिकार पता लग जाते हैं। अभी डिप्रेशन में आ किस लिए रहे हैं? क्योंकि चवन्नी छापो खुद सही जज बन के आपको क्रिमिनल घोषित कर रखा है, आपको अपराधी इन चवन्नी छापों ने बनाया है। भारत के संविधान ने आपको अपराधी क्रिमिनल नहीं बनाया। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करे, साक्षात शनिदेव भी धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये चवन्नी छाप तो शुद्ध ही कुछ नहीं है, इनसे डरे घबराए नहीं। लाखों आदमी अमरदीप का अध्ययन की वजह से सुसाइड करने से बच चुके हैं। और जिस स्पीड से हमारा चैनल ग्रो हो रहा है, आने वाले टाइम में मैं करोड़ों आदमियों को भी सुसाइड करने से बचा पाऊंगा, होपफुली। क्योंकि जैसे जैसे मेरी आवाज अलग अलग आदमियों तक पहुंच रही है, हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो हम एडवाइस दे रहे हैं, एडवाइस का जितने भी चैनल है हमारे देश में हमारी लीग के एडवाइस के, उसमें देश में सबसे नंबर 1 चैनल डिसेंट एडवाइस है। और 61 कंट्री में 61 देशों में और हमारी वीडियो देखी जा रही है। वो गोरे नहीं देख रहे हैं हमारी वीडियो जर्मन, फ्रांस, यूके में। वो हमारे जैसे काले हैं जो यहां से लोन लेके गए हैं और किसी वजह से उनको परेशानी हो रही है, वो हमारे जैसे काले हैं, वो गोरे नहीं है जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि मैं हिंदी में वीडियो बना रहा हूं, उन गोरों को हिंदी आती नहीं, उनको तो इंग्लिश समझ में आती है। और अगर उनको थोड़े बहुत किसी को हिंदी आती भी होगी तो वो यहाँ का ज्ञान करके प्राप्त करके बैंकिंग के बारे में वो करेंगे क्या? उन्होंने तो लोन यूएसए से ले रखा है, तो यूएसए के बारे में तो मैं बता नहीं रहा हूं। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी अब कोई आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को लोन से रिलेटेड अगर आ रही है, तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे डिसेंट एडवाइस लिखें, तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आ रहा है, 13(2) का रहा है, 13(4) का रहा है, सिंबॉलिक पोजीशन का रहा है, फिजिकल पोजीशन का रहा है, डीएम साहब का नोटिस आ रहा है, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का रहा है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का रहा है, और आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का रहा है, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस अगर आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग ले कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है हमारे साथ जुड़ने का? आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।